Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And for the latest videos and the news, you do not forget to press the bell icon. If you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. और आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये टॉपिक नंबर 10 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12। ये टॉपिक का आज हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं, मींस इस टॉपिक को हम शॉर्ट में रिवाइज करने वाले हैं। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप स्केप ना करें। भले ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, थोड़ा टफ है, बट आपको प्रैक्टिस करना होगा और ये चैप्टर को ऑप्शन में ना छोड़े। ऐसे ही सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं क्विक रिवीजन सीरीज में। ये क्विक रिवीजन सीरीज वन टाइप ऑफ जो है वो वन शॉर्ट वीडियो टाइप का वीडियोस है। यदि आपने क्विक रिवीजन सीरीज से कोई भी चैप्टर का वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे वो वीडियोस देख सकते हो। इसके अलावा याद रखें, भले ही ये वीडियो प्रीमियर है बट मैं आपके साथ लाइव बनी हुई हूं नीचे लाइव चैट में। आपको किसी भी तरह का डाउट है, सजेशन है, आप मुझे लाइव चैट में पूछ सकते हो। इसके बाद भी ये वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आपको उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स या फिर मुझे मेल करके पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट आर हैलोजन डेरिवेटिव्स? तो पहला आपको डेफिनेशन करना होगा हैलोजन डेरिवेटिव्स का। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम और एटम्स इन एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन एटम और एटम्स is called the formation of halogen derivative of hydrocarbon. Means हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन, इसमें आप एक हाइड्रोजन एटम को यदि रिप्लेस कर दें एक हैलोजन से या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को आप रिप्लेस कर दें हैलोजन से, तो इसे कहेंगे हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स को आप किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। आपका हाइड्रोकार्बन का स्केलेटन किस टाइप का है, फर्स्ट आप उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसमें है पहला हैलो अल्केन्स, जिसमें अल्केन्स का एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है हैलोजन से, तो हो गया हैलो अल्कीन्स। सेकेंड है हैलो अल्कीन्स, जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्कीन रिप्लेस हो जाता है हैलोजन से, तो हैलो अल्कीन्स। थर्ड है हैलो अल्काइन्स, जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्काइन रिप्लेस हो जाता है हैलोजन से, तो हैलो अल्काइन्स। और जो लास्ट है वो है हैलो अरीन्स, जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन यदि रिप्लेस हो जाए ऑफ द बेंजीन रिंग फ्रॉम हैलोजन, इट इज कॉल्ड एज हैलो अरीन्स। नेक्स्ट है ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। आपके गिवन कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स हैं उसके बेसिस पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। पहला है मोनो हैलोजन कंपाउंड। मोनो मीन्स वन, जिस कंपाउंड में सिर्फ एक ही हैलोजन एटम हो वो होगा मोनो हैलोजन कंपाउंड, जैसे कि ये इथिल हैलाइड या फिर ये जहां बेंजीन का सिर्फ एक हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस्ड है। सेकेंड है डाई हैलोजन कंपाउंड। डाई मीन्स टू, यदि आपके गिवन कंपाउंड में टू हैलोजन एटम्स हो, सेम कार्बन को अटैच, जैसे यहाँ पे सेम कार्बन को अटैच है और यहाँ पे टू डिफरेंट कार्बन को अटैच, कोई भी केस में जहां टू हैलोजन एटम अटैच हो उसे कहेंगे डाई हैलोजन कंपाउंड। एंड थर्ड है ट्राई हैलोजन कंपाउंड। ट्राई मीन्स थ्री, तो ऐसे
हैलोजन कंपाउंड जिनमें 3 नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स अटैच हो सेम कार्बन को या फिर डिफरेंट कार्बन्स को इन सेम कंपाउंड इज कॉल्ड एज ट्राइहैलोजन कंपाउंड्स। नेक्स्ट है ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, तो वही है ये। नेक्स्ट है उसमें अलाइलिक हैलाइड्स। अलाइलिक हैलाइड्स क्या है? अलाइलिक हैलाइड्स जो है उनमें जो हैलोजन एटम है वो अटैच है ऐसे कार्बन को जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो, बट ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन फर्दर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच हो, तो इसको कहेंगे अलाइलिक हैलाइड्स। हैलोजन अटैच है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को जो फर्दर अटैच हो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को, जैसे कि ये यहां पे भी हैलोजन अटैच है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को जो फर्दर अटैच है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को। नेक्स्ट है बेंजेलिक हैलाइड। बेंजेलिक हैलाइड में आपका अल्काइल हैलाइड अटैच होता है ऐसे कार्बन को जो sp3 हाइब्रिडाइज हो बट जो फर्दर अटैच हो बेंजीन रिंग को, इसलिए बेंजेलिक हैलाइड। यहां पे भी आप देखिए हैलोजन अटैच है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को जो फर्दर अटैच है बेंजीन रिंग को। नेक्स्ट है विनाइलिक हैलाइड्स। विनाइलिक हैलाइड्स में आपका अल्काइल हैलाइड का हैलोजन अटैच होता है डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को। यदि आपका हैलोजन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है तो है विनाइलिक हैलाइड। इस केस में भी देखें ये हैलोजन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को ही अटैच है। नेक्स्ट है हैलो अल्काइन। हैलो अल्काइन में आपका हैलोजन डायरेक्टली अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को, ठीक है। नेक्स्ट है अराइल हैलाइड्स या हैलोअरीन्स। ये दोनों भी वन एंड द सेम है, जिनमें आपका अल्काइल हैलाइड डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग या फिर अराइल रिंग को। ये वन ऑफ द टाइप ऑफ बेंजेलिक हैलाइड ही होता है। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर, दैट इज आयुपिक नेम एंड कॉमन नेम। तो ये है पहला CH2Cl2। तो आपका जो ये स्ट्रक्चर है इसमें आपके दोनों Cl सेम कार्बन को अटैच है, करेक्ट। तो ये सेम कार्बन को एक 2 क्लोरीन है इसलिए डाई क्लोरो, और ये एक ही कार्बन का कंपाउंड है इसलिए मीथेन, जिसे कॉमनली मिथिलीन क्लोराइड कहा जाता है। सेकेंड है ब्रोमीन। तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए और नंबरिंग शुरू कीजिए जहां से ब्रोमीन अटैच हो, तो ये 1 और ये 2, तो ये हो गया ब्रोमो, और ये 2 कार्बन है इसलिए इथेन, ब्रोमो इथेन या फिर कॉमन नेम इथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट अभी आपको यहाँ पे देखिए क्लोरीन अटैच है सेकेंड नंबर के कार्बन को, बट आपको नंबरिंग तो टर्मिनल एंड से शुरू करना है, तो आप कोई भी एंड से नंबरिंग शुरू कीजिए क्योंकि ये वन एंड द सेम केस होगा। तो सेकेंड नंबर पे क्लोरीन है इसलिए 2 क्लोरो, और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, तो यह हुआ 2 क्लोरो प्रोपेन। कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नेक्स्ट केस है, यहाँ पे नंबरिंग यहां से शुरू होगा 1 2 और इसमें से एक 3 होगा और एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है तो इसमें से आपको एक सब्स्टिट्यूएंट पकड़ना है और एक को आपको जो है मेन चेन पकड़ना है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। तो आप नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे 1 2 3। तो 1 पोजीशन पे ब्रोमीन है इसलिए 1 ब्रोमो, सेकंड पे आपका मिथिल सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए 2 मिथिल, और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। इसको आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट है ये, तो इसमें आप देख सकते हैं इसका भी स्ट्रक्चर इस तरह से है एक्चुअली 1 2 3। तो देखिए 3 है ना, 3 कार्बन और फिर Br, तो यहां से नंबरिंग दे 1 2 3। तो 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है, ठीक है, और 2 पोजीशन पे मिथिल भी है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथिल, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, जिसे हम टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट सिमिलर टू दिस ये भी स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर में कैसा है, 3 CH3 इस तरह से है, फिर CH2 है और फिर Cl है। तो नंबरिंग आप यहां से शुरू कीजिएगा 1 2 3, ठीक है। तो 1 पोजीशन पे क्लोरीन है, 2 पोजीशन पे 2 मिथिल है इसलिए 2 2 डाई मिथिल, और 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन, जिसे न्यू पेंटिल क्लोराइड भी कहते हैं।
नेक्स्ट है ये, तो 1 2, तो ये हुआ 1 क्लोरोइथीन, जिसे विनिल क्लोराइड भी कहते हैं। 1 2 3, 3 कार्बन है, फर्स्ट इस पे ब्रोमीन है, तो 3 ब्रोमोप्रोपीन 1 2, बट यहाँ पे नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लोरीन इस साइड अटैच हो या इस साइड कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 ही रहेगा, इसलिए हो जाएगा क्लोरोइथीन, जिसे क्लोरो एसिटिलीन भी कहते हैं। अब 1, ठीक है। अब देखो ये है एक्चुअली आपका बेंजीन रिंग, ये हुआ आपका फिनिल, ये है आपका मिथिल, और यहाँ पे आयोडीन, तो ये हो गया आयोडो फिनिल मिथिल, आयोडो फिनिल मिथिल, जिसे बेंजिल क्लोराइड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये वाला, इसे कहते हैं बेंजिल, तो ये हो गया बेंजिल, और आई है इसलिए आयोडाइड। नेक्स्ट है ये वाला स्ट्रक्चर, तो जहां पे आयोडीन अटैच है, हैलोजन अटैच है, उसे 1 नंबर दें, 1 2 3 4, तो हो गया 1 आयोडो 4 मिथिल बेंजीन, 1 आयोडो 4 मिथिल बेंजीन, या फिर पैरा आयोडो टोलिन, क्योंकि टोलिन मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग विद CH3, तो ये टोलिन हुआ, टोलिन के पैरा पोजीशन पे आयोडीन है, इसलिए ये 4 आयोडो टोलिन भी कहला सकता है, क्योंकि टोलिन के 4th पोजीशन पे आयोडीन है। बट मैं रिकमेंड करूंगी आप यही लिखिए 1 आयोडो 4 मिथिल बेंजीन। अब यहाँ पे कहीं से भी नंबरिंग शुरू कीजिए, 1 2 3, तो ये हुआ 3 पोजीशन पे, इसलिए 1 3, 2 क्लोरीन है, डाई क्लोरो, और बेंजीन रिंग है। अब देखिए पोजीशन वाइज बात करें कॉमन नेम के लिए, तो याद रखें ये सपोज यहाँ पे आपका कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो, तो नेक्स्ट टू दैट ग्रुप जो भी कार्बन है ऑर्थो हुए, ऑर्थो का नेक्स्ट मेटा हुआ, और ये लास्ट पैरा हुआ। तो आप देख सकते हो इसमें ये सेकेंड वाला पोजीशन ऑर्थो हुआ, और ये थर्ड वाला पोजीशन मेटा, तो क्लोरीन के मेटा पोजीशन पे क्लोरीन है, इसलिए मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। पहला है फ्रॉम अल्कोहल, तो आप अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड्स कैसे प्रिपेयर करें, तो पहला आप हैलोजन एसिड यूज कर सकते हो या फिर हाइड्रोजन हैलाइड्स यूज कर सकते हो, जिससे आपका अल्कोहल अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट याद रखें जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स द हैलोजन एसिड और हाइड्रोजन हैलाइड, वो है टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो आपका अल्कोहल को आप यदि ट्रीट करें HX से, कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड से, इन सुटेबल कंडीशन, तब आपको मिलता है अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर। तो उसमें का एग्जांपल का फर्स्ट रिएक्शन है जहां अल्कोहल को हमने रिएक्ट किया है HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। अब आपने HCl से रिप्लेस किया है, अटैक किया, देखिए तो ये वाटर इस तरह से निकल जाएगा, दिखा ये वाटर निकल गया और RCl जुड़ गया, तो बन गया अल्काइल क्लोराइड प्लस वाटर। सेकेंड है अल्कोहल प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब अल्कोहल हाइड्रोजन ब्रोमाइड में वापस वाटर इस तरह से निकल जाएगा, RBr जुड़ जाएगा और बन जाएगा अल्काइल ब्रोमाइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ NaBr, H2SO4 एंड हीट। थर्ड है अल्कोहल प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। तो आपका अल्कोहल और हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट होके वापस वाटर बाहर चला जाएगा और अल्काइल आयोडाइड आपको प्रोडक्ट मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaIH3PO4। नेक्स्ट, बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड। तो अल्कोहल को यदि आप फॉस्फोरस हैलाइड से ट्रीट करें तो फॉस्फोरस हैलाइड यहाँ पे दो टाइप का है, PX3 एंड PX5। तो इनमें से आप किसी के साथ भी ट्रीट करें तो आपको अल्काइल हैलाइड ही फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल जब रिएक्ट होता है PX3 के साथ, ये 3 है इसलिए आपको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल लेना है, तो आपको मिलेगा 3RX मींस 3 अल्काइल हैलाइड प्लस H3PO3 जिसे फॉस्फेरिक एसिड कहते हैं। अब अल्कोहल जब रिएक्ट होता है PCl5 के साथ, बट इस कंडीशन में याद रखें सिर्फ 1 अल्कोहल मॉलिक्यूल चाहिए आपको PCl5 के साथ, PCl3 के साथ आपको 3 चाहिए बट PCl5 के साथ ओनली 1, तब वो देगा RCl प्लस HCl प्लस POCl3।
यदि आपको अल्कोहल को कन्वर्ट करना अल्काइल क्लोराइड में, तो आप थायोनिल क्लोराइड भी यूज कर सकते हो। थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2। तो अल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड व्हेन हीटेड देगा आपको अल्काइल क्लोराइड, तो R और एक Cl यूज हो गया। फिर बचा SO2, तो SO2 इस तरह से यहां गैस बना, और बचा हुआ H और Cl HCl गैस बन के निकल गया। सबसे बेस्ट मेथड अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए है अल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड। तो जितने भी अभी हमने 3 मेथड्स देखे, करेक्ट। पहला मेथड क्या था? फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड, सेकेंड फ्रॉम फास्फोरस हैलाइड, थर्ड फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। इन तीनों में से सबसे बेस्ट मेथड यदि आपको अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है तो है थायोनिल क्लोराइड, क्योंकि उसके जो भी बाई प्रोडक्ट्स है जैसे कि SO2 और HCl, ये दोनों भी गैस है और ये दोनों भी इजीली निकल जाते हैं और आपको प्योर फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। बाकी केसेस में आपको प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोजन। तो आप अल्काइल हैलाइड को अब कैसे कन्वर्ट करें, मतलब आप हाइड्रोकार्बन को कैसे कन्वर्ट करें अल्काइल हैलाइड में, तो उसके लिए 2 रूल्स है। पहला है मार्कोनिस रूल और सेकेंड है पेरोक्साइड इफेक्ट। मार्कोनिस रूल ये कहता है कि जब आपके पास कोई ऐसा रिएजेंट हो जिसमें 2 चार्जेस हो, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो रिएजेंट का, वो एक ऐसे कार्बन को जुड़ेगा जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच हो। तो ये वाला कार्बन जो है उसे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच है, इसलिए जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, दैट इज Br नेगेटिव, इस कार्बन को जुड़ेगा। तो इस तरह से Br नेगेटिव जो है इस कार्बन को जुड़ रहा है क्योंकि उसको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, और हाइड्रोजन जो है अनदर वाले कार्बन को जिसको सेकेंड डबल बॉन्ड था, तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये है मार्कोनिस रूल। सिमिलरली इस केस में भी आपका जो है Br जो है नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट ऐसे कार्बन को जुड़ेगा जिसको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो, जैसे कि यहाँ, और हाइड्रोजन जुड़ेगा इस वाले कार्बन को, ठीक है, जिसको मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो। नेक्स्ट है पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट में इसका अपोजिट होता है। पेरोक्साइड मार्कोनिस रूल जो है वो HBr, HCl, HI सब फॉलो करते हैं, बट पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr ही फॉलो करता है। पेरोक्साइड इफेक्ट में यदि आप सेम स्टार्टिंग मटेरियल ले विथ HBr, बट अब आप इसमें रिएजेंट ऐड कर दे पेरोक्साइड, दैट इज H2O2, तो उस कंडीशन में आपका रिएक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो पहले केस में Br कहां जुड़ रहा था? ऐसे कार्बन को जिसको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच था, बट ऐसे वाले केस में जहां पेरोक्साइड आ जाएगा उस केस में आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, दैट इज Br नेगेटिव, ज्वाइंट होगा ऐसे कार्बन को जिसको मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो, और इसलिए पेरोक्साइड इफेक्ट को एंटी मार्कोनिस रूल भी कहते हैं, और वो दिखाया जाता है ओनली बाय HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। नेक्स्ट है हैलोजन एक्सचेंज। उसमें जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है फेल्केनस्टीन रिएक्शन। इसमें आप लीजिए आपका अल्काइल क्लोराइड प्लस Ni इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, आपको मिलेगा Ri, दैट इज Ri, और NaCl जो है सॉल्ट बन के प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि आपका क्लोरीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड इज रिप्लेस्ड बाय आयोडीन। नेक्स्ट है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें वापस आप अल्काइल क्लोराइड लीजिए और AgF लीजिए, तो सिमिलरली पहले की तरह ही वहां पे NaCl प्रेसिपिटेट हुआ था, यहाँ AgCl प्रेसिपिटेट होगा, और अब आपका अल्काइल हैलाइड का क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा फ्लोरीन से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका जो भी अल्काइल हैलाइड है उस केस में क्या होगा, आपका अभी यहां पे आपको चाहिए एक्चुअली जो है हैलोजन वाला, ठीक है, मतलब यहां पे आपको बनाना है हैलोजन अराइल हैलाइड्स। एक्चुअली यहां पे आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है? अराइल हैलाइड्स, ठीक है। तो अराइल हैलाइड्स आप प्रोडक्ट बनाने वाले हो फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल टोलिन। तो टोलिन के साथ ये टोलिन है आपका, ठीक है, तो टोलिन के साथ जब आपका हैलोजन रिएक्ट होगा,
इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड इन डार्क कंडीशन, तो आपका हैलोजन दो पोजीशन पे ज्वाइन हो सकता है। तो मैंने पहले ही बताया है CH3 प्रेजेंट है, तो उसके नेक्स्ट कार्बन वाला हुआ ऑर्थो, उसके नेक्स्ट हुआ मेटा, और जो लास्ट वाला है वो पैरा है। तो आपका हैलोजन जो है वो दो पोजीशन पे ज्वाइन हो सकता है, एक तो है आपके ऑर्थो और एक है पैरा। मेटा पे ज्वाइन नहीं होता। तो ऑर्थो पे जब वो ज्वाइन होगा तो बनेगा ऑर्थो ब्रोमोटोलिन, जब वो पैरा पे ज्वाइन होगा तो बनेगा पैरा ब्रोमोटोलिन प्लस HBr, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो गया है, यहां से या फिर यहां से, और एक Br को लेके जाएगा तो HBr। तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ऑर्थो ब्रोमोटोलिन एंड पैरा ब्रोमोटोलिन। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो किस तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके अराइल हैलाइड्स या अल्काइल हैलाइड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो कार्बन एटम जो हैलोजन के साथ जुड़ा होता है, उस कार्बन एटम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे हम कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हैलोजन एटम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन योर कार्बन एटम। इसलिए ये दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को वो हैलोजन अपनी तरफ पुल करता है, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पुल करने की वजह से उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और इसलिए उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, इसलिए उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज अल्काइल हैलाइड पे प्रेजेंट होने की वजह से आपका कार्बन हैलोजन बॉन्ड अल्काइल हैलाइड में अब पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। पोलर मींस टू चार्जेस, टू पोल्स, ठीक है। इसकी वजह से आपके अल्काइल हैलाइड्स मॉडरेटली पोलर कंपाउंड्स है। मॉडरेटली क्यों? क्योंकि उनमें बहुत कम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्काइल हैलाइड का, वो डिक्रीज होता है इन ऑर्डर। Ri का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, फिर RBr का, फिर RCl का, और सबसे कम होता है Rf का बॉइलिंग पॉइंट। जो आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स है उनके बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं विद इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। तो सपोज आपके पास एक ये वाला अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और दूसरा वाला इसी का आइसोमेरिक फॉर्म है जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड ब्रोमीन प्रेजेंट है, बट ये ज्यादा ब्रांच्ड है और ये कम। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ने वाला है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होने वाला है, क्योंकि वहां सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, विथ इंक्रीज ब्रांचिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीज ब्रांचिंग, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है ब्रांचिंग के साथ, और वन द वॉल फोर्सेस भी साथ ही साथ सरफेस एरिया के साथ डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये दोनों केस में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और इसका कम। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। तो अल्काइल हैलाइड जो है वो मॉडरेटली पोलर कंपाउंड है, वो अभी हमने प्रूफ किया, क्योंकि कार्बन पे होता है डेल्टा पॉजिटिव और हैलोजन पे होता है डेल्टा नेगेटिव। पोलर कंपाउंड होने की वजह से वो वाटर में इनसॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, और इसलिए ये जो कंपाउंड्स हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल है। बट उनमें जो है क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वाटर में इनसॉल्युबल है, जबकि उनके पास दो पोल्स है? क्योंकि उनमें कोई एबिलिटी नहीं होता कि अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सके वाटर के साथ। जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर पाते हैं वाटर के साथ, वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकते हैं वाटर के साथ? क्योंकि जो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन अल्काइल हैलाइड एंड वाटर के बीच का अट्रैक्शन से। तो अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड का अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन अल्काइल हैलाइड और वाटर के अट्रैक्शन से, और इसकी वजह से ये जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पाता, और इसलिए वो वाटर में इनसॉल्युबल है। बट अल्काइल हैलाइड सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। नेक्स्ट है
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो जो आइसोमर्स में सेम बॉन्ड कनेक्टिविटी होता है तो उन्हें कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट इज स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स वो आइसोमर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, बॉन्ड कनेक्टिविटी तक सेम है, बट स्टिल वो दोनों डिफरेंट है, तो उन्हें कहते हैं हम स्टीरियो आइसोमर्स, कि उनमें जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल एटम, कनेक्टिविटी सेम होता है बट अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अब पहले देखते हैं कायरल एटम एंड मॉलिक्यूलर कायरलिटी। व्हाट इज कायरल एटम? ऐसा कार्बन एटम जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स अटैच हो, उसे कहेंगे हम कायरल कार्बन। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो 2-क्लोरोब्यूटेन में, जहां पे आप देख सकते हो इस कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, तो ये एक ऐसा कार्बन है जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स अटैच है और इसलिए ये कार्बन हो गया आपका कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन को ऐसे स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब व्हाट इज कायरल मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल जिसमें एटलीस्ट 1 कायरल एटम प्रेजेंट हो, उसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी आ जाती है और ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जो क्या यूनिक प्रॉपर्टी आ जाती है? वो यूनिक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपने मिरर इमेज पे नॉन सुपर इंपोजेबल होता है, मतलब वो अपने मिरर इमेज जो है उसके ऊपर करेक्ट बैठ नहीं सकता। सपोज इस मॉलिक्यूल को आप इस पे उठा के रखना चाहो तो आपका Cl यहां आ जाएगा, हाइड्रोजन यहां, करेक्ट, तो एक दूसरे पे प्रॉपरली बैठ नहीं रहे, सेटल नहीं हो रहे, इसलिए ये नॉन सुपर इंपोजेबल है। तो जो मॉलिक्यूल के पास एटलीस्ट एक कायरल कार्बन होता है, उनके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो अपने मिरर इमेज पे नॉन सुपर इंपोजेबल हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं हम कायरल मॉलिक्यूल। इसलिए 1-क्लोरोब्यूटेन कायरल मॉलिक्यूल है क्योंकि वो अपने मिरर इमेज पे नॉन सुपर इंपोजेबल है। तो ये देखिए मिरर इमेज पे नॉन सुपर इंपोजेबल है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसमें आइसोमर्स के पास डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट होता है ऑफ ग्रुप्स और एटम अराउंड कायरल एटम इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब वो स्टीरियो आइसोमर्स जिनका स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप और एटम अराउंड सेंट्रल एटम इज डिफरेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो एक ऐसा लाइट जिसके ऑसिलेशंस जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में होते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो हमारा जो नॉर्मल लाइट है वो किसी भी डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता रहता है, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। बट यदि आप ये जो लाइट है जो यहां से आ रहा है ये कैसे भी प्रोपोगेट हो रहा है, बट यदि आप इसे चेंज करते हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में, वो भी परपेंडिकुलर, देखो लाइट ऐसे आ रहा है और ये परपेंडिकुलर है, तो दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, उसे कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नेक्स्ट है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है सब्सटेंस का जो रोटेट कर सकता है इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कोई भी डायरेक्शन में, उसको कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट है ओ कंपाउंड जो रोटेट कर सकता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स राइट साइड, उसे कहेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो सपोज कोई कंपाउंड है जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपने राइट साइड पे रोटेट कर दे तो हो जाएगा डेक्स्ट्रो, जिसे हम डी या पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर कोई ऐसा कंपाउंड है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट करते हैं, उसे हम कहेंगे लीवो या फिर नेगेटिव साइन से जो है डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है इनैंशियोमर्स और इनैंशियोमॉर्फ्स और ऑप्टिकल एंटीपोड्स, ये तीनों भी एक ही चीज है। तो ऐसे दो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है एक दूसरे के, उन्हें कहेंगे इनैंशियोमर्स। तो एक्चुअली ये दोनों थे इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर क्योंकि दोनों नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर है। नेक्स्ट है रेसिमिक मॉडिफिकेशन या फिर रेसिमिक मिक्सचर।
तो ये एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ इनैंशियोमर्स दैट इज इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड इक्वल अमाउंट ऑफ लीवोरोटेटरी प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो 3 टर्म्स याद रखें। डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करे, लीवोरोटेटरी जो कंपाउंड आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करे, और रेसिमिक मिक्सचर मतलब वो एक ऐसा कंपाउंड है जो लाइट को रोटेट ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसमें डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी दोनों इक्वल अमाउंट में है, तो जितना राइट हो रहा है रोटेशन उतना ही लेफ्ट हो रहा है और एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स। तो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? एक ऐसा रिएक्शन जहां ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बन ऑफ सब्सट्रैक्ट इज रिप्लेस्ड बाय another group to get a product with no change in hybridization of carbon, उसे कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जहां एक ग्रुप रिप्लेस हो जाए दूसरे ग्रुप से विदाउट चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे भी sp3 था, यहाँ पे भी sp3, तो उसे कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो आपका ये ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है बाय न्यूक्लियोफाइल। तो जो ग्रुप रिप्लेस होने वाला है उसे कहते हैं लीविंग ग्रुप, क्योंकि वो रिप्लेस होने वाला है तो ये, और लीव करने वाला है तो ये लीविंग ग्रुप। ये हुआ आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो सकता है विथ नेगेटिव चार्ज और विथ लोन पेयर। तो उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो। जिस पे कंप्लीटली अटैक होने वाला है दैट इज अल्काइल हैलाइड, वो हुआ आपका सबस्ट्रेट। तो आपके सबस्ट्रेट का लीविंग ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल से। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड ऐसे है। अल्काइल आयोडाइड जो है फास्टेस्ट रिएक्ट होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एज कंपेयर टू अल्काइल ब्रोमाइड एंड देन अल्काइल क्लोराइड। ऐसा क्यों है? क्योंकि अल्काइल जो यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड में कार्बन आयोडीन बॉन्ड है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, इसलिए फास्टेस्ट ब्रेक हो जाता है और फास्टेस्ट रिएक्ट होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो 2 मैकेनिज्म से होता है, तो दोनों मैकेनिज्म हम देखने वाले हैं। उसके पहले हम कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहाँ क्विकली देख लेते हैं। तो ये है अल्काइल हैलाइड जो रिएक्ट हो रहा है रिएजेंट NaOH या फिर KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो आपका जो ये हैलाइड है वो रिप्लेस हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल से। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ का कौन है? OH माइनस, जो भी नेगेटिव चार्ज हो न्यूक्लियोफाइल है या लोन पेयर हो न्यूक्लियोफाइल है। तो आपका अब X रिप्लेस हो जाएगा OH से, तो ये हो गया ROH, और जो बचा हुआ है दैट इज NaX या फिर KX, वो बन जाएगा आपका बाई प्रोडक्ट। नेक्स्ट है अल्काइल हैलाइड रिएक्ट हो रहा है RNaOR से, जहां OR नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल है तो X रिप्लेस हो जाएगा ROR से। नेक्स्ट है RX प्लस RC डबल बॉन्ड OO नेगेटिव Ag, जहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल ये है जिसे कार्बोजिलेट ग्रुप कहते हैं, इसलिए आपका X अब रिप्लेस हो जाएगा कार्बोजिलेट ग्रुप से। नेक्स्ट है अल्काइल हैलाइड जो रिएक्ट हो रहा है अमोनिया के साथ। अमोनिया में लोन पेयर टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए आपका X अब रिप्लेस हो जाएगा नाइट्रोजन से, वो बन जाएगा NH2, और नाइट्रोजन का मतलब अमोनिया का एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बन जाएगा HX। नेक्स्ट है अल्काइल हैलाइड, अब रिएक्ट होगा KCN से। तो अल्काइल हैलाइड जब KCN के साथ रिएक्ट होगा, याद रखें, तो CN नेगेटिव आपके R के साथ जुड़ेगा और बनेगा अल्काइल साइनाइड। बट जब अल्काइल हैलाइड EgCN के साथ रिएक्ट होगा, यहाँ पे भी CN नेगेटिव है, बट ज्वाइन होते वक्त वो होगा आइसोसाइनाइड RNC। KCN के साथ वो बनता है अल्काइल साइनाइड और EgCN के साथ बनता है आइसोसाइनाइड। वैसे ही अल्काइल हैलाइड जब रिएक्ट होता है पोटेशियम नाइट्राइड के साथ तो फॉर्म होता है अल्काइल नाइट्राइड, और जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट होता है सिल्वर नाइट्राइड के साथ तो फॉर्म होता है नाइट्रोअल्कीन। तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा जब भी पोटेशियम वाले रिएजेंट KCN या KNO2 के साथ रिएक्ट होता है तब आपका कार्बन दैट इज R अटैच होता है वाया ऑक्सीजन और वाया कार्बन, ठीक है। बट जब आपका अल्काइल हैलाइड रिएक्ट होता है AgCN या फिर AgNO2 के साथ, तब आपका
कार्बन अटैच होता है नाइट्रोजन एटम से। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर या फिर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन क्या है? ये है आपका SN2 रिएक्शन जहां आपका अल्काइल हैलाइड रिएक्ट हो रहा है OH माइनस के साथ, जहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और आपका हैलोजन रिप्लेस हो रहा है न्यूक्लियोफाइल OH से और लिविंग ग्रुप Br माइनस जा रहा है। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आपका रेट ऑफ रिएक्शन दो चीजों पे डिपेंडेंट है और इसलिए इसे बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि वो दो चीजों पे डिपेंडेंट है, न्यूक्लियोफाइल भी और सबस्ट्रेट भी। जो मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का इस तरह से है, ये है आपका अल्काइल हैलाइड, आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड के अपोजिट साइड से अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि यदि सपोज उसने यहां से अटैक करने की कोशिश की तो यहां पे स्टेरिक प्रॉब्लम भी हो जाएगा, क्योंकि OH माइनस Br माइनस दोनों भी बड़े ग्रुप है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, दोनों नेगेटिव है इसलिए दोनों में रिपल्शन भी हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम डिस्टेंस बनाए रखने के लिए आपका न्यूक्लियोफाइल जो लिविंग ग्रुप है उसके अपोजिट साइड से दैट इज 180 डिग्री से अटैक करेगा और फिर बनेगा ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में आपका कार्बन 5 डिफरेंट ग्रुप को अटैच होता है, जिसमें से 3 ग्रुप उसके प्लेन में होते हैं और एक ग्रुप उसके ऊपर और एक नीचे। ये ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग साइमल्टेनियसली हो रहा है, मतलब Br का बॉन्ड टूट रहा है और OH का बॉन्ड बन रहा है और फाइनली आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जहां इन्वर्जन है। तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग मटेरियल में आपका Br राइट हैंड साइड में है बट प्रोडक्ट में आपका OH लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ पे इन्वर्जन हो गया। तो जैसे अम्ब्रेला जो है बारिश में आपका उल्टा हो जाता है, जब तेज बारिश तेज हवा हो, उस तरह से ये प्रोडक्ट भी उल्टा हो गया है। तो साइलेंट फीचर्स ऑफ SN2 रिएक्शन क्या है? पहला, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है जहां पे साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन C and Br and bond forming between C and OH takes place। SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। ये बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्यों होता है? क्योंकि उसे अवॉइड करना होता है स्टेरिक रिपल्शन between the Br and OH and इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन स्टेरिक क्योंकि दोनों भी बड़े साइज के हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्योंकि दोनों भी नेगेटिव है, और ये दोनों अवॉइड करने के लिए आपका OH माइनस Br के एंड से डायरेक्ट अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन स्टेट इस रिएक्शन में फॉर्म होता है। इस ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप दोनों भी जो है वो आपके कार्बन को ज्वाइंट होते हैं बाय पार्शियल बॉन्ड। एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है और एक नया बन रहा होता है और दोनों पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं। नेक्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट में आपका कार्बन एटम पेंटा कोऑर्डिनेटेड होता है, मतलब कार्बन एटम के पास ट्रांजिशन स्टेट में 5 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। इन 5 डिफरेंट ग्रुप में से 3 ग्रुप्स उस कार्बन के प्लेन में होते हैं, एक ग्रुप उसके ऊपर होता है और एक ग्रुप उसके नीचे प्लेन के। नेक्स्ट, SN2 रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, जिसे वाल्डन इन्वर्जन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन दैट इज SN1। इसका मैकेनिज्म इस तरह से है, आपका अल्काइल हैलाइड रिएक्ट होगा OH माइनस के साथ, जहां से आपका लिविंग ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल से और लिविंग ग्रुप चला जाएगा। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड होता है और ना कि OH माइनस पे, इसलिए इसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे दैट इज सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म देखें तो इसका मैकेनिज्म अब 2 स्टेप में है। स्टेप 1 में आपका लिविंग ग्रुप चला जाता है, ये स्लो स्टेप है क्योंकि लिविंग ग्रुप जाते वक्त एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट दैट इज कार्बोकेटायन बना रहा है और इसलिए ये स्टेप स्लो होता है। यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है वो प्लेनर इन नेचर है विद 3 ग्रुप्स इन इट्स प्लेन प्लस Br माइनस जो जा चुका है। स्टेप 2 में
जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है उस पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी से आके अटैक कर देगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है और इसलिए न्यूक्लियोफाइल जल्दी से आके अटैक करेगा। ये स्टेप फास्ट है और आपको मिल जाएगा आपका फाइनल अल्कोहल। अब साइलेंट फीचर ऑफ SN1 मैकेनिज्म देखें तो पहला, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। स्टेप 1 लिविंग ग्रुप जा रहा है, स्टेप 2 न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। सेकेंड, यहां जो हेट्रोलिसिस है CX बॉन्ड का वो स्लो स्टेप में होता है, ये रिवर्सिबल स्टेप भी हो सकता है और ये फॉर्म करता है प्लेनर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट, जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकेटायन पे अटैक करता है सेकेंड फास्ट स्टेप में और फॉर्म कर देता है प्रोडक्ट। नेक्स्ट, SN1 रिएक्शन जो है वो कैरी होता है एट कायरल कार्बन इन एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सट्रेट, तो वहां पे आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। यदि SN1 रिएक्शन करोगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट रेसिमिक होगा। ऐसा क्यों होगा, क्यों फाइनल प्रोडक्ट रेसिमिक है? SN2 में तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिला, SN1 में रेसिमिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्म हो रहा है कार्बोकेटायन और कार्बोकेटायन होता है प्लेनर। प्लेनर होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करे या फिर यहां से, दोनों चीज सेम है, इसलिए आपका न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर पाता है। इसलिए वो डेक्स्ट्रो और लीवोरोटेटरी दोनों भी दे पाता है और इसलिए वो फाइनली रेसिमिक प्रोडक्ट फॉर्म करता है। दैट इज वहां पे इनैंशियोमर्स फॉर्म होते हैं विच इज ऑफ इक्वल अमाउंट। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डिसाइड करने के लिए SN1 रिएक्शन होगा या SN2, क्योंकि दोनों केस में SN1 और SN2 दोनों केस में रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट पे डिपेंड हो रहा है। तो यदि आप जो है मिथिल हैलाइड ले या फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ले तो वो फास्ट करेगा SN2। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन फास्ट करता है, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। बट SN1 के लिए टर्शरी फास्ट करता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। क्यों? क्योंकि जो आपका SN2 मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म में आपका पेंटा कोऑर्डिनेटेड कार्बन होता है। पेंटा कोऑर्डिनेटेड कार्बन मतलब वहां पे क्राउडिंग है, वहां पे डिस्टेबलाइजेशन है। यदि आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेंगे उस केस में आपके पास ये ग्रुप्स कम रहेंगे, जो कम बल्की होंगे, कम स्टेरिक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बट टर्शरी अल्काइल हैलाइड में ये ग्रुप्स और भी बड़े हो रहे हैं, जो और ज्यादा आपका जो ग्रुप है वो क्राउडिंग और डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। इसकी वजह से टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन बहुत ही स्लोली अंडरगो करता है या नहीं करता है, बट SN1 अंडरगो नहीं करता है, सॉरी SN2 रिएक्शन अंडरगो नहीं करता, ये स्लोली करता है। बट SN2 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बहुत फास्ट अंडरगो करता है, क्योंकि उसका ट्रांजिशन स्टेट उतना ज्यादा क्राउडेड या डिस्टेबलाइज नहीं होता। बट SN1 रिएक्शन की अब बात करें, SN1 रिएक्शन में बन रहा है कार्बोकेटायन। तो प्राइमरी कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है देन दी टर्शरी कार्बोकेटायन। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे टर्शरी कार्बोकेटायन में प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम के वजह से वहां ज्यादा स्टेबिलिटी है और इसकी वजह से जो टर्शरी कार्बोकेटायन वो ज्यादा स्टेबल है। इसलिए टर्शरी कार्बोकेटायन जो है स्टेप 1 में इजिली बन जाएगा एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटायन और इसलिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन फास्ट अंडरगो करते हैं देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करता है और SN1 को नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ SN2 रिएक्शन में ही जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड है। SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं होता रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए SN2 रिएक्शन में आपको मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो सबस्ट्रेट पे अटैक करे फास्टर, तो वो आपका SN2 रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। बट SN1 मैकेनिज्म जो है वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, डिपेंड नहीं करता उसका रेट उस पे। इसके वजह से आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले ले, स्ट्रॉन्ग ले ले, वीक ले ले, आपके SN1 रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है सॉल्वेंट पोलैरिटी।
SN1 रिएक्शन प्रोसीड करता है ज्यादा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, क्योंकि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, जिसे स्टेबलाइज करने के लिए आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए जो इसे सॉल्वेशन करे, मतलब सराउंड करे और इसे स्टेबल करे। इसलिए SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ज्यादा फास्ट है देन अप्रोटिक सॉल्वेंट। बट SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटायन नहीं फॉर्म होता और उसको उसका न्यूक्लियोफाइल फ्री चाहिए। यदि आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल उससे सराउंड हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक नहीं कर पाएगा, जिससे आपका रिएक्शन स्लो हो जाएगा। इसलिए SN2 रिएक्शन में आपको अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए जहां जो न्यूक्लियोफाइल को फ्री छोड़ दे रिएक्ट करने के लिए। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, और ये एक टाइप का अभी कंक्लूजन भी होगा जो अब तक हमने पढ़ा है। तो SN1 रिएक्शन में आपको चाहिए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड प्लस KOH जो आपको रेसिमिक मिक्सचर देगा। SN2 में चाहिए आपको नॉर्मल अल्काइल हैलाइड दैट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्लस KOH जो आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट देगा। तो SN1 रिएक्शन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से फास्ट होता है और SN2 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप है, SN2 रिएक्शन 1 स्टेप है। SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप स्लो होता है जिसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। SN2 रिएक्शन में सिर्फ एक ही स्टेप ही है। SN1 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है ऑन अल्काइल हैलाइड एंड इवन ऑन न्यूक्लियोफाइल। SN1 रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड हो रहा है। SN2 रिएक्शन बाइमॉलिक्यूलर है क्योंकि अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड हो रहा है। SN1 रिएक्शन नॉन कंसर्टेड है, मतलब 2 स्टेप्स जहां बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग दो अलग स्टेप में होते हैं। SN2 रिएक्शन कंसर्टेड है दैट इज 1 स्टेप जहां बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही स्टेप में होता है। SN1 रिएक्शन इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर न्यूक्लियोफाइल, बट SN2 रिएक्शन डिपेंड करता है ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। SN1 रिएक्शन का प्रोडक्ट रेसिमिक मिक्सचर है, SN2 रिएक्शन का प्रोडक्ट वाल्डन इन्वर्जन है। SN1 रिएक्शन फेवर होता है प्रोटिक सॉल्वेंट से, SN2 रिएक्शन फेवर होता है अप्रोटिक सॉल्वेंट से। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो SN1 रिएक्शन में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फास्ट रिएक्ट होता है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। SN2 रिएक्शन में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फास्ट रिएक्ट होता है, देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। नेक्स्ट है इलिमिनेशन रिएक्शन जिसे हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि वहां रिमूवल ऑफ डी मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन दोनों भी होता है। तो एक ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें एटलीस्ट 1 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और उसे आप बॉइल करो अल्कोहलिक KOH के साथ, तो वहां हो जाएगा इलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन एंड हैलोजन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन, और फाइनल प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो होगा अल्कीन। ऐसे रिएक्शन जहां इलिमिनेशन हो रहा है बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का और अल्फा कार्बन से हैलोजन का, उसे कहते हैं बीटा इलिमिनेशन या फिर 1-2 इलिमिनेशन रिएक्शन। और यहां पे इलिमिनेशन हो रहा है हाइड्रोजन प्लस हैलोजन का, इसलिए इसे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो अल्फा कार्बन O कार्बन होता है जिससे अल्काइल हैलाइड डायरेक्टली अटैच है, और बीटा कार्बन नेक्स्ट टू अल्फा कार्बन होता है। तो यदि आप ऐसे अल्काइल हैलाइड को ले ले जिसके बीटा कार्बन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन अटैच हो, वहां पे यदि आप बेस ऐड करें दैट इज अल्कोहलिक KOH एंड हीट, तो आपका हाइड्रोजन बीटा कार्बन से और हैलोजन अल्फा कार्बन से रिमूव हो जाएगा और डबल बॉन्ड फॉर्म होगा दैट इज अल्कीन प्लस B प्लस H प्लस X माइनस। यहां इलिमिनेशन कहते हैं क्योंकि यहां पे 2 ग्रुप्स इलिमिनेट हो रहे हैं। इलिमिनेशन रिएक्शन का एक ये एग्जांपल है जहां 2 ब्रोमोब्यूटेन को अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया जा रहा है एंड हीट। अब आपको बीटा हाइड्रोजन निकालना है, बट यहां ध्यान दोगे तो 2 बीटा हाइड्रोजन है, इसलिए दोनों भी प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। एक ये जहां बीटा हाइड्रोजन बीटा 2 पोजीशन से निकल रहा है, और सेकंड ये जहां बीटा हाइड्रोजन बीटा 1 पोजीशन से निकल रहा है। तो एक फॉर्म हो रहा है ब्यूट 1E, दूसरा फॉर्म हो रहा है ब्यूट 2E।
अब कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, तो इसके लिए है सेट-जेफ रूल, दैट इज सेट-जेफ एलिमिनेशन। तो सेट-जेफ एलिमिनेशन ये कहता है कि वो प्रोडक्ट मेजर होगा जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन बनाएगा। ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सा अल्कीन है, जिसे ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन को। तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन को यदि आप देखें तो दो ग्रुप्स अटैच है, बट इस डबल बॉन्डेड कार्बन को सिर्फ एक ही ग्रुप अटैच है। तो कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ब्यूट 2इन, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसके डबल बॉन्डेड कार्बन को दोनों तरफ ग्रुप अटैच है, बट ब्यूट 1इन में सिर्फ एक ही ग्रुप अटैच है, इसलिए ज्यादा स्टेबल नहीं है। इसलिए सेट-जेफ रूल के हिसाब से ये मेजर प्रोडक्ट है, दैट इज ब्यूट 2इन, और ये माइनर प्रोडक्ट है, दैट इज ब्यूट 1इन, जिसमें जो अल्कीन है वो लेस स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी इस हिसाब से है, ये वाला जहां कार्बन को 4 ग्रुप्स अटैच है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल है देन दिस जहां सिर्फ 3 है, देन दिस जहां सिर्फ 2 है। 2 में ये दोनों भी हो सकते हैं, दोनों आर ग्रुप सेम कार्बन को अटैच हो, ये दोनों आर ग्रुप डिफरेंट कार्बन को, दोनों इक्वली स्टेबल है। और लास्ट में ये जहां पे सिर्फ अल्कीन को एक ही आर ग्रुप अटैच है। तो सेट-जेफ रूल ज्यादा सपोर्ट इसे करेगा क्योंकि ये अल्कीन को ज्यादा से ज्यादा आर ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। तो पहला है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। तो जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट होता है मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वो फॉर्म करता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, दैट इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, दैट इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX। RMgX को ड्राई ईथर में ही क्यों रिएक्ट करना होता है, क्योंकि RMgX बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि यदि आप वाटर या हाइड्रोजन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल या अमोनिया उसके कांटेक्ट में ला दें तो तुरंत वो आपको हाइड्रोकार्बन दे देगा। तो यदि आपको ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है तो आप उसे वाटर, अल्कोहल या अमोनिया से रिएक्ट करें तो आपको मिल जाएगा हाइड्रोकार्बन प्लस, यदि अल्कोहल है तो MgOCH3X या अमोनिया है तो MgNH2X। नेक्स्ट है ब्रूट्स रिएक्शन। इसमें आप अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट कर सकते हो हाइड्रोकार्बन में। तो 2 अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 सोडियम एंड ड्राई ईथर, अब ये 2 R आपस में जुड़ जाएंगे, बनेंगे 2R, दैट इज हाइड्रोकार्बन, और ये दोनों Na ले लेंगे 2X को बनने के लिए 2NaX। यहाँ पे एग्जांपल है 2 इथिल ब्रोमाइड प्लस 2 सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इथिल ब्रोमाइड है 2 कार्बन वाला, तो 2 इथिल ब्रोमाइड आपस में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, 4 कार्बन, दैट इज ब्यूटेन प्लस 2NaBr। बट यदि आप 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड ले, इसमें तो एक ही अल्काइल हैलाइड था, बट यदि आप 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड ले तो आपको 3 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि पहला अल्काइल हैलाइड पहले ही अल्काइल हैलाइड के साथ कंबाइन होगा। देखिए फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ठीक है। तो पहला वाला पहले वाले के साथ ही कंबाइन होगा, एक प्रोडक्ट देगा। पहला वाला दूसरे वाले के साथ कंबाइन होगा, सेकेंड प्रोडक्ट देगा, और दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ कंबाइन होगा तो थर्ड प्रोडक्ट देगा। और इसलिए जब आप 2 अलग अल्काइल हैलाइड लेते हो ब्रूट्स रिएक्शन में तो आपको 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलता है, क्योंकि पहला वाला अल्काइल हैलाइड पहले वाले के साथ रिएक्ट होके, जैसे मिथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट होके इथेन देगा, फिर मिथिल ब्रोमाइड इथिल ब्रोमाइड का रिएक्ट होके प्रोपेन देगा, और इथिल ब्रोमाइड के साथ ही रिएक्ट होके ब्यूटेन देगा। नेक्स्ट है ब्रूट्स फिटिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक अराइल हैलाइड और एक अल्काइल हैलाइड रिएक्ट होता है विथ 2 सोडियम एंड ड्राई ईथर। अब आपका अराइल और अल्काइल कंबाइन हो जाएगा देने के लिए टोलिन, ठीक है, प्लस 2NaBr। नेक्स्ट है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में 2 अराइल हैलाइड रिएक्ट होता है 2 सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। दोनों अराइल आपस में जुड़ेगा और बनेगा बाइफिनिल प्लस 2NaCl। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN ऑफ हैलोअरीन्स। तो अराइल हैलाइड्स बहुत लो रिएक्टिविटी दिखाते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके 2 रीजन है, पहला है रेजोनेंस इफेक्ट, दूसरा है sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ कार्बन।
ठीक है, ये दो रीजंस की वजह से आपका अराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही स्लोली अंडरगो करता है। बट आप यदि आपके अराइल हैलाइड के स्पेशल पोजीशन पे, स्पेशल पोजीशन मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दे, तब वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा सकता है। तो अराइल हैलाइड पे यदि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर रहे हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करेगा। तो जैसे कि पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में पैरा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, अब आप न्यूक्लियोफाइल ऐड करें तो आपको मिल जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो अब आपका Cl रिप्लेस हो गया OH से। सिमिलरली 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन में भी ऑर्थो और पैरा दो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और अब आप न्यूक्लियोफाइल ऐड करें तो आपको मिल जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। सिमिलरली अब 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन में दो ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे अटैच है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और इसे अब आप न्यूक्लियोफाइल के साथ ऐड करें, बॉइल करें, तो आपको मिलेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दैट इज पिक्रिक एसिड। अब यहां पे एक बात याद रखें कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ऑर्थो और पैरा पे, उतना फास्ट रिएक्ट होगा। तो इस केस में 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और सबसे स्लो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अराइल हैलाइड्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपका इनकमिंग ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, तो अभी तक हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा था जहां इनकमिंग ग्रुप था न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ अराइल हैलाइड्स में होता है, क्योंकि अराइल हैलाइड में बेंजीन रिंग होता है। बेंजीन रिंग में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स रोटेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहां हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल वहां पे आके जुड़ सकता है। तो पहला है हैलोजिनेशन, जहां क्लोरोबेंजीन रिएक्ट होता है Cl2 के साथ या फिर कोई भी हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl2। तो आपका क्लोरीन दो पोजीशन पर जुड़ सकता है, एक तो पैरा या फिर ऑर्थो। तो आपको मिलता है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। बट याद रखें 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या फिर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मेजर होता है, क्योंकि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर होते हैं। बट ऑर्थो के केस में ये माइनर है, क्योंकि इनमें स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों रिपल्शन होता है। नेक्स्ट है नाइट्रेशन, जहां क्लोरोबेंजीन रिएक्ट हो रहा है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस हीट। अगेन यू विल गेट टू प्रोडक्ट, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन and para nitrochlorobenzene and ortho nitrochlorobenzene, that is 1 chloro 4 nitrobenzene और 1 chloro 2 nitrobenzene। तो याद रखें ये कोई भी जो अराइल हैलाइड्स होते हैं उनमें आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करें तो आपको हमेशा दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक ऑर्थो और एक पैरा। नेक्स्ट है सल्फोनेशन, तो क्लोरोबेंजीन को आप ट्रीट करें फ्यूमिंग H2SO4 के साथ, यदि आप हीट करेंगे तो अगेन आपका इनकमिंग जो सल्फोनिक ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा और देगा 1 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और 4 क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो फ्रीडल क्राफ्ट दो है, एक है अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। एक अल्काइलेशन एक असाइलेशन। अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप आके आपके जो अल्काइल हैलाइड है उसमें जुड़ेगा, इसलिए इसे अल्काइलेशन कहते हैं। तो जब क्लोरोबेंजीन को आप ट्रीट करें अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, वापस दो प्रोडक्ट ऑर्थो एंड पैरा, तो आपको मिलेगा 1 क्लोरोटोलिन और 4 क्लोरोटोलिन। असाइलेशन में आपके अराइल हैलाइड के साथ असाइल ग्रुप दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O आके जुड़ेगा, इसलिए इसे कहते हैं असाइलेशन। तो क्लोरोबेंजीन when reacted with acyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3, तो असाइल ग्रुप दो जगह जुड़ेगा, एक ऑर्थो और एक पैरा पे, और देगा 1 क्लोरोएसिटोफिनॉल एंड 4 क्लोरोएसिटोफिनॉल। And that's all for today.
Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyadoubts04@gmail.com और even in the comment box. मेरे साथ यहाँ लाइव बने रहने के लिए थैंक यू. Please like my video, share my video, subscribe my video, and that's all for today. Thank you. Stay tuned.